ठीक है डियर स्टूडेंट, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में आज ये जो क्लास हम शुरू कर रहे हैं BCA 4th सेमेस्टर की क्लास ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। हमने यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिख रखी है और इसी को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं और इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये बात आती है कि मेमोरी मैनेजमेंट जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो मेमोरी होती है वो मेमोरी को किस तरह यूटिलाइज करती है, किस तरह मेमोरी को यूज करती है। अब मेमोरी हमारे सिर्फ रैम या हार्ड डिस्क ही नहीं होता, उसमें हार्ड डिस्क की भी मैनेजमेंट की बात होती है और हार्ड डिस्क के साथ साथ रैम की। उसके अलावा और भी इंटरनल जैसे रजिस्टर, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ये सारी जो टाइप्स ऑफ मेमोरी या हायरार्की ऑफ मेमोरी होती हैं इनको भी मैनेज करने का काम किया जाता है। करने का मतलब है कि डेटा हमारी मेमोरी में कैसे लोड होगा, डेटा ट्रेवल करेगा, फिर एक जगह से दूसरी जगह डेटा कहाँ जाएगा, कैसे ट्रांसफर करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो मैनेजमेंट का काम होती है मेमोरी से रिलेटेड, वो हमारा मेमोरी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट करता है। ठीक है, और इसी के साथ क्या कहते हैं हम मेमोरी मैनेजमेंट यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी डिफिनीशन लिखा है, द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मेन मेमोरी। कहने का मतलब ये है कि मेन मेमोरी हमारा जो है एक मैनेजमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कही जा रही है वो हमारा एक प्रकार का कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट की बात कर रहा है। और ये सॉरी इस मेन मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी या रियल मेमोरी भी कहते हैं, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इन्फ्लुएंसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करते वक्त इसका उपयोग किया जाता है। 1 सेकेंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो यहाँ पे लिखा या बताया, हमने ऑपरेटिंग मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में इतना चीज बताया। अब यही में मेमोरी मैनेजमेंट के कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिन्हें हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसे हमें ये समझना होगा, जिसे हम यहाँ पे ये कह सकते हैं एज ए नोट पॉइंट 1। ठीक है, पॉइंट 1 में हम यहाँ पे देते हैं मेमोरी मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ मैनेजिंग कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट is the act of managing computer memory, managing कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पहला पॉइंट हुआ इसमें नोट्स में। यहाँ पे बता रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ मैनेजिंग कंप्यूटर मेमोरी। तो यहाँ कहने का मतलब है कि मेमोरी मैनेजमेंट काम क्या है, एक्ट क्या है, कार्य क्या है, वो कंप्यूटर मेमोरी को मैनेज करने का कार्य करता है। ठीक है, एंड सेकेंड एंड दूसरा पॉइंट जो हमने यहाँ पे बताया मेमोरी मैनेजमेंट में, द मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी, द मैनेजमेंट ऑफ मेन मेमोरी। ठीक है, द मैनेजमेंट ऑफ मेन मेमोरी इज क्रिटिकल to the computer system, to the computer सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमने मेमोरी मैनेजमेंट बताया था, द मैनेजमेंट ऑफ मेन मेमोरी इज क्रिटिकल टू द कंप्यूटर सिस्टम। यानी यहाँ कहने का मतलब है कि मेन मेमोरी का जो मैनेजमेंट है कंप्यूटर सिस्टम के लिए बहुत ही क्रिटिकल, मतलब बहुत ही जटिल है, समस्यात्मक है। तो वो चीजें कैसे होती हैं, ये दूसरा पॉइंट नोट्स में हो गया।
and third point is memory in a computer. Memory in a computer system is required. Computer system is required for storage and subsequent retrieval of the instruction and data. Retrieval of the instruction and डेटा। ये जो हम यहाँ पे नोट्स ऑफ पॉइंट से बता रहे हैं, ये हम बता रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। तो मेमोरी मैनेजमेंट का एक और हमने यहाँ पे चौथा पॉइंट है जो नोट्स में हमने इंडिकेट करना है, वो है द स्टोरेज डिवाइस अलोंग द स्टोरेज डिवाइस along with the algorithm or information on how to control and manage। तो ठीक है, यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि हमने यहाँ पे मेमोरी की डिफिनीशन और नोट्स 4 पॉइंट इसमें एक्सप्लेन किया है, ठीक। यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है उसको हम बताइए। किसी भी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन जो मेन मेमोरी उसको मैनेज करती है, या इसे हम क्या कह सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी कह सकते हैं, रियल मेमोरी। फॉर एग्जांपल के कॉन्सेप्ट में अगर हम कहें तो हम जान रहे जो रैम होती है, रैम को और रोम को हम प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी के कॉन्सेप्ट में देखते हैं, ठीक है, क्योंकि वही हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। अब कंप्यूटर सिस्टम में इसका इम्पोर्टेंस जो है बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंस या महत्व होता है। इसी पर्पज से ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसा इन्फ्लुएंसली डिजाइन किया जाता है कि वो मेमोरी का यूज अच्छे से कर सके और मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट कर सके। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमने मेमोरी के बारे में नोट्स एज ए वेरी इंपॉर्टेंट में ये बताया, मेमोरी मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ मैनेजिंग कंप्यूटर मेमोरी। कहा क्या जा रहा है, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का क्या कार्य है, एक्ट मतलब कार्य, तो कहने का मतलब क्या हो, मेमोरी मैनेजमेंट का जो कार्य होता है कंप्यूटर मेमोरी को मैनेज करने का कार्य होता है। क्या कह सकते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट कंप्यूटर मेमोरी को मैनेज करने का कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट यहाँ है द मैनेजमेंट ऑफ मेन मेमोरी इज क्रिटिकल टू द कंप्यूटर सिस्टम। क्या बात हुई यहाँ पे, द मैनेजमेंट ऑफ मेन मेमोरी इज क्रिटिकल टू द कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि जो मेन मेमोरी का मैनेजमेंट होता है वो कंप्यूटर सिस्टम के लिए बहुत ही जटिल या क्रिटिकल होता है, ठीक है। देन उसके बाद तीसरा पॉइंट हमने बताया, मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज एंड सब्सिक्वेंट रिट्राइवल ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। अब यहाँ पे यह कह रहा है कि मेमोरी जो होता है कंप्यूटर सिस्टम में स्टोरेज और सब्सिक्वेंटली यानी डेटा को या इंस्ट्रक्शन को एडिट करने के लिए, अपडेट करने के लिए सिक्वेंटली इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है फोर्थ पॉइंट में हमने बताया द स्टोरेज डिवाइस along with the algorithm or information
ऑन हाउ टू कंट्रोल एंड मैनेज। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है मेमोरी मैनेजमेंट में? यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो स्टोरेज डिवाइस है उनको लंबे समय तक डेटा को या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किस तरह की एल्गोरिदम या किस तरह के मेथड्स का यूज किया जाता है, और उन्हें उन डेटा इंस्ट्रक्शन को ये मेमोरी मैनेजमेंट कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। किसके सेंस में कही जा रही है? मेमोरी मैनेजमेंट के सेंस में कही जा रही है। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब इसी के साथ हम मेन मेमोरी को कितने पार्ट्स में मेनली रूप से डिवाइड किया जाता है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मेन मेमोरी जो है उसको मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। पहला है रेसिडेंट मॉनिटर और दूसरा है यूजर एरिया। अब हम इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट। तो अभी हमने यहाँ पे डिफिनीशन और मेमोरी के कुछ पॉइंट्स ऑफ नोट्स देखें। अब यहाँ पे हम लिखते हैं मेन मेमोरी is divided into mainly 2 parts। ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारी जो मेन मेमोरी है उसको मुख्यतः 2 पार्ट्स में या 2 भागों में बांटा जाता है। तो 2 भाग यहाँ पे क्या क्या हैं हम उसकी चर्चा करते हैं। पहला है यहाँ पे रेसिडेंट मॉनिटर। फर्स्ट इज रेसिडेंट मॉनिटर। ओके, पहला यहाँ पे रेसिडेंट मॉनिटर और दूसरा है यूजर एरिया। ओके, यहाँ पे क्या है रेसिडेंट मॉनिटर और यूजर एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। यहाँ पे पहला है रेसिडेंट मॉनिटर। रेसिडेंट मॉनिटर का मतलब ये है कि किस तरह मेन मेमोरी से यूजर प्रोसेस टाइम में ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग करके, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करके कैसे वो डेटा को एक्सेस करता है, कैसे मेमोरी को मॉनिटर करता है, कैसे मेमोरी का यूज करता है। ये चीजें हमें कौन यहाँ बताया? रेसिडेंट मॉनिटर। रेसिडेंट मॉनिटर का मतलब ये है जहाँ पर हमारा डेटा या इंफॉर्मेशन लोड होती है या कलेक्ट होती हैं तो पार्ट क्या होता है? मेमोरी होती है। और उस मेमोरी को मैनेज करने का काम क्या करता है? मेमोरी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। और वही मेमोरी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट जहाँ पे डेटा हमारा होल्ड है या हमें मिल रहा है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर प्रोसेस कर रहा है, तो वो जहाँ पे फ्रंट ऑफ डेटा होता है उसको हम रेसिडेंट मॉनिटर कहते हैं। इसी के साथ यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमारे पास है यूजर एरिया। यूजर एरिया का मेमोरी में क्या कार्य है? दिस इज द पार्ट ऑफ मेन मेमोरी। यह मेन मेमोरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जिसे क्या कहते हैं? यूजर यूज करता है। यूजर एरिया का मतलब कि मेमोरी का वो हिस्सा जिसे यूजर अपने वर्क के लिए, अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसका उपयोग करता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करता है? वेयर स्पेस फॉर द यूजर प्रोसेस इज एलोकेटेड। यानी ये काम क्या कर रहा है? यूजर को कार्य करने के लिए स्पेस एलोकेट कर रहा है या स्पेस प्रोवाइड करा रहा है। ये काम है किसका? यूजर एरिया का। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको एक लाइन में थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। रेसिडेंट मॉनिटर। रेसिडेंट मॉनिटर में हम यह कह सकते हैं द एरिया ऑफ मेन मेमोरी, द एरिया ऑफ मेन मेमोरी which can be accessed by user's process, user process।
user process, and in these only operating system and in these only operating सिस्टम। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? रेसिडेंट मॉनिटर के बारे में। यह मेन मेमोरी का ही एक एरिया या हिस्सा होता है जो कि क्या कहते हैं, यूजर के द्वारा प्रोसेस टाइम में एक्सेस किया जाता है। और ये ऐसा तब होता है जब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का हम यूज करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ही एक बार ये होता है। ये किसके लिए हो गया? ये मेन मेमोरी के लिए हो गया। फर्स्ट पार्ट ऑफ मेन मेमोरी, रेसिडेंट मॉनिटर। ठीक है, ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। अब इसी के साथ हम यहाँ पे यूजर एरिया की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? यूजर एरिया। ओके, तो यूजर एरिया की अगर हम बात करते हैं तो यूजर एरिया क्या है? दिस इज द पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी। इसको हम कह सकते हैं दिस इज द पार्ट ऑफ मेन memory. This is the part of main memory where space for the user processes is allocated. ओके, अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमने फर्स्ट वाले को बता दिया, समझा दिया रेसिडेंट मॉनिटर। दूसरा हम यहाँ पे दे रहे हैं यूजर एरिया। इसी यूजर एरिया को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं और बताते हैं कि दिस इज द पार्ट ऑफ मेन मेमोरी। इसको हमने क्या बताया? हमारी जो मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी रैम होती है, उसी का ये एक हिस्सा होता है वेयर स्पेस फॉर द यूजर प्रोसेस इज एलोकेटेड। अब देखो यहाँ पे बता दिया जाएगा कि जहाँ पर यूजर को प्रोसेस करने के लिए स्पेस एलोकेट किया जाता है, करती है या होता है, या मेमोरी प्रोवाइड करता है। ऐसा भी कर सकते हैं और करके यहाँ पे हम कि दिस इज प्रोवाइड टू द space for working process। दूसरे शब्दों में हम उसको ये भी कह सकते हैं दिस इज प्रोवाइड टू द स्पेस फॉर वर्किंग प्रोसेस। मगर जिस समय हम कार्य कर रहे हैं वर्किंग प्रोसेस के लिए, ये हमें क्या स्पेस प्रोवाइड कराता है, मतलब मेमोरी एलोकेट करता है। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट थे वो कंप्लीट हो गए और पार्ट्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, अब हम करते क्या हैं, जैसे ही हमारा ये कॉन्सेप्ट ये सब पूरा होते हैं, अब हम बात करेंगे मेमोरी हायरार्की पे। मेमोरी हायरार्की की हम बात करते हैं कि किस तरह लेवल ऑफ मेमोरी, यानी कि एक तरह से ये कह सकते हैं आप कि लेवल ऑफ मेमोरी का मतलब स्टेप टू स्टेप मेमोरी हमारी कैसे वर्क करती है, किन किन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है, वो भी चीजें हमें समझ में आ जाएंगी और उसे हम एज अ वेल स्ट्रक्चर उसको डिफाइन करते हैं और बताते हैं। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं मेमोरी हायरार्की की। मेमोरी हायरार्की में हमने अभी जैसे बताया कि इसमें हम लेवल ऑफ मेमोरी, किन पार्ट्स ऑफ लेवल ऑफ मेमोरीज का यूज करते हैं, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें मेमोरी हायरार्की में यही बताया, वहाँ पे लेवल ऑफ मेमोरी को डिस्क्राइब किया जाता है और बताया जाता है। यहाँ पे हमने दिया मोस्ट कंप्यूटर हैव अ मेमोरी, मोस्ट कंप्यूटर हैव अ मेमोरी हायरार्की। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक मेमोरी हायरार्की जो होती है, लगभग जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं सभी कंप्यूटर्स में मेमोरी हायरार्की होती है। किसके साथ में होती है? विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा वेरी फास्ट एक्सपेंसिव एंड वोलेटाइल कैश मेमोरी। कहने का मतलब होता है किस तरह से होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ, बहुत ही छोटे अमाउंट, बहुत छोटे ऑफ क्वांटिटी ऑफ डेटा में
बहुत ही फास्ट वर्क करती है, लेकिन खर्चीली होती है, मतलब महंगी होती है, और वोलाटाइल होती है। मतलब ये वोलाटाइल मेमोरी एक तरह से, जिससे हम कैश मेमोरी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर हम इस कैश मेमोरी ये सब जो भी होता है कि ये लेवल के ही इंस्ट्रक्शन होता है। इसे हम एक तरह से और कह सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे ये दे सकते हैं, द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग system, okay, the part of operating system that manages the memory hierarchy, memory hierarchy is called the memory manager, is called the memory manager। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात आई निकल के, हमने दूसरे पार्ट में था, द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेजेस, यह ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है, क्या मैनेज करता है, मैनेज द मेमोरी हायरार्की। ठीक है, क्या काम करता है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है जो मेमोरी हायरार्की को क्या करता है, मैनेज करता है, और इसे हम क्या कहते हैं, मेमोरी मैनेजर कहते हैं। कहने का मतलब ऐसे कह सकते हैं आप इसको, मेमोरी हायरार्की जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट होता है, जो कि मेमोरी हायरार्की को मैनेज करता है, और इसे हम मेमोरी मैनेजर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहते हैं, पॉइंट हुआ, ये मेमोरी हायरार्की का एक्सप्लेनेशन हुआ, और इसके पॉइंट में हमने उसी को भी बताया। ठीक है, तो ये देखा जाए कि ये चीज जो है मेमोरी मैनेजमेंट से ही जुड़ी हुई है। ठीक है, इसी को हम ग्राफ वाइज समझते हैं। तो ग्राफ वाइज अगर हम समझते हैं तो हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सबसे पहले मेमोरी को लिंक करने के लिए या बनाने के लिए सबसे पहले किसका आएगा, यहाँ पे सीपीयू रजिस्टर का यूज होता है, सीपीयू रजिस्टर। ठीक है, तो ये हमारा सीपीयू रजिस्टर हो गया। ठीक है, और सीपीयू रजिस्टर के बाद यहाँ पे हमारे पास है कैश मेमोरी, कैश मेमोरी। ठीक है, ये हुआ कैश मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे कैसे एक दूसरे से लिंक है, डेटा ट्रेवलिंग होती है इन एरो के फॉर्म में, उसी को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। और कैश मेमोरी के बाद आता है यहाँ पे मेन मेमोरी, मेन मेमोरी। ठीक है, यहाँ हमने दिया एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में मेन मेमोरी। ठीक है, और मेन मेमोरी के बाद यहाँ पे आ गया सेकेंडरी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भी हम कोई कार्य करते हैं और उस कार्य के सेकेंडरी मेमोरी, वो कार्य हमारा कहाँ जाके लास्ट में सेव होता है, अभी हम इस चीज़ को बनाने के बाद ग्राफ अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, जो आप लोगों को बेखूबी और बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस चीज़ को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लेवल दिखाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड एंड दैट इज थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, ये हमने एक यहाँ पे ग्राफ बना दिया, और इस ग्राफ में हम सबसे पहले किसको दिखा देते हैं, सीपीयू रजिस्टर को, सीपीयू रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पे पहले सबसे टॉप लेवल ऑफ मेमोरी पे क्या रहेगा, सीपीयू रजिस्टर, और सीपीयू रजिस्टर के बाद यहाँ पे आ जाएगा कैश मेमोरी, कैश मेमोरी, कैश मेमोरी के बाद आता है मेन मेमोरी, कैश मेमोरी के बाद मेन मेमोरी। अभी वही चीजें हैं जो हमने उसमें बताया और इसमें भी वही चीजें बता रहे हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। SECONDARY, सेकेंडरी या ऑक्सिलरी,
ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑक्सिलरी, ठीक है। चलो ये हो गया। इस ग्राफ को और इस फिगर को हम कैसे डिनोट करते हैं? मेमोरी की हायरार्की बेस्ड ऑन द कास्ट। यहाँ हम दे देंगे मेमोरी हायरार्की बेस्ड ऑन द कॉस्ट, ठीक है। चलिए अब इस पे हम बात करते हैं और समझते हैं। उम्मीद करते हैं मेमोरी हायरार्की के जो ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे बताया है आपको समझ में आ गया है, ठीक। तो अब हम आते हैं इस ग्राफ पे। तो पहले ग्राफ में जो है वही चीज सेकेंड में, बस उनमें लेवल बताया गया, इसमें लिंक करके उन चीज़ों को बताया गया है। तो हमारा जो सीपीयू रजिस्टर होता है, सीपीयू रजिस्टर कैश मेमोरी से लिंक होता है, यानी कैश मेमोरी से डेटा सीपीयू रजिस्टर जाता है, सीपीयू रजिस्टर प्रोसेस करने में फिर से डेटा किसको यहाँ पे ट्रांसफर करता है? कैश मेमोरी को। फिर आता है हमारा डेटा कहाँ पे? मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी से कैश मेमोरी, कैश मेमोरी से रजिस्टर, वही चीज। अब सेकेंडरी लास्ट फाइनली हमारा ये मेन टास्क होता है, ठीक है। यहाँ पे कार्य होने के बाद, मेन मेमोरी में कार्य होने के बाद, अगर हमारा जब भी कोई कार्य होता है, जब भी कोई एप्लीकेशन होता है, डेटा मेनली हमारा यहाँ होता है मेन मेमोरी रैम पर। तो यहाँ पे जब कार्य होता रहता है तो वही डेटा हमारा कैश मेमोरी के थ्रू ट्रांसफर होता है सीपीयू तक, और सीपीयू प्रोसेस करने के बाद फिर उसी डेटा को कैश मेमोरी के द्वारा मेन मेमोरी को ट्रांसफर करता है। ये डेटा मेन मेमोरी तब तक रहता है जब तक हम इस डेटा को सेव नहीं करते या कार्य कर रहे होते, तब तक ये मेन मेमोरी होता है। अगर हम सेव नहीं करते, सिस्टम को बंद करते, तो यहीं से हमारा वो डेटा क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। और उसके बाद मेन मेमोरी से वो डेटा कहाँ चला जाता है? सेकेंडरी में। ये यहाँ पे ये बता रहा है किस लेवल आप किस स्टेप में ये मेमोरी वर्क करती है, इसलिए मेमोरी हायरार्की दिया गया है। यहाँ पे स्टोरेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये जानते हैं आप कि मेमोरी का यूज स्टोर करने के लिए ही किया जाता है। बस इसमें ये बताया जा रहा है कि किस लेवल पे कौन कौन सी मेमोरी कैसे कैसे कार्य कर रही है, तो ये चीज़ यहाँ बताया गया। वही चीज़ यहाँ पे भी बताया गया है। यहाँ पे सबसे टॉप लेवल पे सीपीयू रजिस्टर है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे है यहाँ पे कैश मेमोरी, एंड थर्ड पे मेन मेमोरी, एंड फोर्थ इज सेकेंड ऑक्सिलरी मेमोरी है, ठीक है। तो आपको ये पता ही है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का काम क्या होता है, मेन मेमोरी का काम क्या होता है, कैश मेमोरी का काम क्या होता है, और सीपीयू रजिस्टर का क्या कार्य होता है, ठीक। ये जो यहाँ पे हमने यहाँ पे लेवल में डिफाइन किया और ये स्ट्रक्चर में, ये मेमोरी के हायरार्किकल स्ट्रक्चर को कास्ट वाइज ये एक्सप्लेन करते हैं या बताते हैं। यानी जिस तरह से मेमोरी की हायरार्की को बताया गया उसी तरह से इन मेमोरी पे हमें कास्ट भी देना पड़ता है या एक्सपेंसिव भी ये मेमोरी होती है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये क्या कहते हैं टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। उसके आगे हम पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजर, ठीक है। अब मेमोरी मैनेजर की अगर बात हम करते हैं तो मॉडर्न मेमोरी मैनेजर में क्या होता है कि मतलब आज के समय में ये कह सकते हैं कि जो भी कंप्यूटर हैं सारे कंप्यूटर में मेमोरी को मैनेज करने के लिए मॉडर्न युग की मेमोरी मैनेजर है जो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है जिसे यूज किया, जिसे हम ये कह सकते हैं कि वर्चुअल मेमोरी मैनेजर भी कह सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली हमारी इंफॉर्मेशन को बैकअप में और फ्रंट एंड में और प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी के बीच में क्या करता है? मूव कराता है। कौन कराता है ये सारा काम? मेमोरी मैनेजर कराता है, ठीक है। अब यहाँ पे जिसका मतलब ये है कि अगर कोई प्रोग्राम है, प्रोग्राम को रीड करने राइट करने की, फाइल को कॉपी करने की, यानी फाइल की इंफॉर्मेशन को कॉपी करने की भी आवश्यकता नहीं होती। वो ऑलरेडी उन चीज़ों को प्रोग्रामर को समझाते हुए उसको आवश्यकता है उसको समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हुए आगे ये मैनेज करता चला जाएगा, ठीक है। और इसी सिस्टम को हम यह कह सकते हैं कि ये मेमोरी मैनेजर को और स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फंक्शन को आपस में क्या करता है? ये कम्युनिकेट कराता है, ठीक। मतलब मेमोरी मैनेजर और स्मॉलेस्ट फंक्शन जो होते हैं उनको इंक्लूड करता है, एक साथ ही उनको इंक्लूड करके उनको कंबाइन करता है और उनको आपस में कम्युनिकेट कराता है, ठीक है। इसी के साथ ये हम अब मेमोरी मैनेजर के बारे में बात करते हैं, उसको यहाँ पे राइट करके आपको समझाते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट, मेमोरी मैनेजर के बारे में बात करते हैं। हमने यहाँ मेमोरी मैनेजर की डिफिनेशन लिखी। अब मॉडर्न मेमोरी मैनेजर, अब मॉडर्न मतलब में आज के आधुनिक जो मेमोरी मैनेजर है वो क्या हो सकता है? जैसे यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आज का एडवांस और मॉडर्न
मेमोरी मैनेजर कहलाता है, जो ऑटोमेटिकली हमारी इंफॉर्मेशन को बैकअप में या फ्रंट में और प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में डेटा को क्या कर सकता है, मूव करा सकता है इजीली, खूब आसानी से ये मूव करा सकता है। ठीक, तो इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं उसे हम मेमोरी मैनेजर कहते हैं, क्योंकि ये मेमोरी में हमारे एक मेमोरी से दूसरी जगह जब डेटा ट्रेवल करता है तो वो मेमोरी मैनेजर कॉन्सेप्ट से ही पॉसिबल होता है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे थोड़ा सा हमने और इसमें बताया the means that the programmer need not read and write file to copy the information, यानी कि इसका मतलब ये है कि प्रोग्रामर जब भी इंफॉर्मेशन को यानी फाइल की इंफॉर्मेशन को कॉपी करना चाहे उसे पढ़ने की और लिखने की आवश्यकता नहीं है, यानी उसे लिखने पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और वो फाइल को क्या कर सकता है, आसानी से उसको क्या कर सकता है, कॉपी कर सकता है। एंड आगे हमने यहाँ पे और एक्सप्लेन किया the system call interface to the memory manager usually by the includes a small number of function। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि सिस्टम को जब कॉलिंग किया जाता है तो मेमोरी मैनेजर के साथ इसका जब इंटरफेस होता है तो उस समय यहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ फंक्शन, यानी कि कुछ छोटे नंबर ऑफ फंक्शन होते हैं जो जिनके द्वारा ये सारे फंक्शन या ये कार्य कराए जाते हैं। मतलब मेमोरी और सिस्टम के बीच में क्या कराए जाते हैं, कम्युनिकेशन किसके द्वारा कराए जाते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ फंक्शन के द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है, इसी के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे एक चीज और हम बताते हैं, जैसे पॉइंट बताते हैं यहाँ पे कॉल आर प्रोवाइडेड टू द रिक्वेस्ट, कॉल आर प्रोवाइडेड आर provided to request and release primary memory space, primary memory स्पेस। देखिए यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि फर्स्ट वाला पॉइंट में कि इसको कॉल करते वक्त ये क्या करता है, रिक्वेस्ट को प्राइमरी मेमोरी स्पेस के लिए रिक्वेस्ट करता है, जो उसे प्रोवाइड कराता है प्राइमरी मेमोरी के लिए स्पेस। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी दिया है। दूसरा पॉइंट क्या है, टू लोड प्रोग्राम इनटू द स्पेस। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जैसे इसकी कॉलिंग और रिक्वेस्ट होगी उसके बाद ही ये प्रोसेस होता है टू लोड program into the space, ठीक है, ये क्लियर हुआ। क्या बताया गया, प्रोग्राम को लोड करने के लिए स्पेस की आवश्यकता नहीं, स्पेस में प्रोग्राम को ये फिर उसके बाद क्या करेगा, लोड करेगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पे ये है यहाँ पे टू शेयर ब्लॉक ऑफ मेमोरी। अब यहाँ पे ब्लॉक ऑफ मेमोरी की बात कही जा रही है। कहने का मतलब है इंफॉर्मेशन डेटा या प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए या प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए मेमोरी को ये स्मॉल ब्लॉक इसमें क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो उसी मेमोरी को ब्लॉक के फॉर्म में वो क्या करता है, शेयर करता है, जिसमें वो प्रोग्राम को होल्ड किया जाता है और प्राइमरी मेमोरी को स्पेस को क्या करता है, रिलीज कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा जो क्या हो गया, मेमोरी मैनेजर का कॉन्सेप्ट हो गया, और यहीं पे हम मेमोरी मैनेजर को भी खत्म करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमें आगे मिलेगा, हम स्वैपिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजर समझ में आ गया। इसमें किया जा रहा है, सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी स्पेस को रिलीज करने के लिए इसको रिक्वेस्ट किया जाता है, जो हमें ये कॉलिंग के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। जैसे हम कोई इनपुट करते हैं तो डेटा हमारा जाता है, तो उसके लिए प्राइमरी मेमोरी को स्पेस होना चाहिए जो कॉलिंग होती है। और हमारा जो क्या कहते हैं प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम को लोड होने के लिए भी स्पेस की आवश्यकता होती है। और टू शेयर ब्लॉक ऑफ मेमोरी, और उन डेटा उन प्रोसेस के लिए ब्लॉक ऑफ मेमोरी को क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है, मतलब मेमोरी को बांटा जाता है। ठीक है, इसी के साथ अब हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं।
अगला पॉइंट जो हमारा है वो है स्वैपिंग। हम स्वैपिंग के बारे में बात करते हैं। हम स्वैपिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए स्वैपिंग की बात करते हैं। स्वैपिंग जो है मेमोरी मैनेजमेंट में और ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ही महत्वपूर्ण इसका रोल होता है। तो यहाँ पे हम समझते हैं स्वैपिंग क्या होता है। स्वैपिंग एक प्रोसेस होता है जो टेम्परेरी आउट ऑफ मेमोरी के बैकिंग में स्टोर करने के लिए डेटा को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, तो इस पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक तरह से यह भी कह सकते हैं स्वैपिंग जो होती है जब हमारे सिस्टम में रन आउट कर रहा होता है, कोई भी प्रोसेस चल रहा होता है, इसे स्पेस की अधिक से अधिक स्पेस की आवश्यकता होती है, तब वो फिजिकल मेमोरी का यूज करके अब स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट परफॉर्म्ड होता है। तो यहाँ पे हमने दिया अ प्रोसेस कैन बी स्वैप्ड, यानी यह क्या है, एक प्रोसेस स्वैप कर सकता है। स्वैपिंग का प्रोसेस क्या कर सकता है, टेम्परेरली आउट ऑफ मेमोरी। टेम्परेरली आउट ऑफ मेमोरी मतलब ये परमानेंट ना होकर टेम्परेरली कुछ समय के लिए मेमोरी से बाहर हो जाता है। टू अ बैकिंग स्टोर, बैकिंग स्टोर का मतलब कुछ समय के लिए वो डेटा को हमारा बाहर अपने एक मेमोरी एक कॉन्सेप्ट स्वैपिंग में क्या करता है, स्टोर कर ले एंड देन ब्रॉड बैक इनटू द मेमोरी। उसके बाद फिर क्या करता है वो फिर से बैक मेमोरी में उस डेटा को फिर क्या करता है, फॉरवर्ड कर देता है। किस लिए, कंटिन्यू एग्जीक्यूशन, ताकि हमारा जो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस हो कंटिन्यू होता रहे। जैसे दो प्रोसेस हम कर रहे हैं, तो एक प्रोसेस चल रहा है तो एक प्रोसेस हमारा स्वैप करके आ गया स्वैपिंग में, जो हमें मेमोरी स्पेस प्रोवाइड कराता है स्वैपिंग में। हाँ, और जैसे दूसरा प्रोसेस जैसे कंप्लीट हुआ वैसे तुरंत उसको क्या कहते हैं, ये कंटिन्यू फिर से एग्जीक्यूट करा देगा। और दूसरे पॉइंट में हमने यही बताया कि स्वैपिंग इज परफॉर्म्ड व्हेन द फिजिकल मेमोरी, यानी कि जब फिजिकल मेमोरी होती है तभी ये स्वैपिंग परफॉर्म करती है किसी भी सिस्टम में, यानी रन कर रहा होता है या क्रिएट हो रहे हैं। और रनिंग प्रोसेस टाइम में ही इस मेमोरी की या इस स्पेस की आवश्यकता हमें होती है। तो इसको एक हम यहाँ पे ग्राफ के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा समझाना चाहते हैं। ठीक है, जिसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम इसे समझाना चाहें तो इसको ये कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया हमारा, जैसे ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया तो इसको हम एक ब्लॉक में रखते हैं ताकि हमें अभी इसको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और हम इसको टू पार्ट्स में कर देते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का। दूसरा होगा यूजर स्पेस। यूजर स्पेस का मतलब है कि जिस मेमोरी के ऑफ स्पेस का यूज करके यूजर उपयोग करता है उसे हम यूजर स्पेस करते हैं। और इसी के साथ अब हम प्रोसेस को भी इंडिकेट करना हमारे लिए अनिवार्य है। हम यहाँ पे प्रोसेस को भी इंडिकेट करा देते हैं इस तरह से। एक यहाँ पे ड्रम ऑफ मेमोरी के कॉन्सेप्ट को डिनोट करने के लिए इसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, प्रोसेस दिखाएंगे। यहाँ पे एक प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, जिसे हम प्रोसेस 1 कहते हैं, प्रोसेस P1। और दूसरा यहाँ पे है प्रोसेस P2। ठीक है, अब देखना है कि कैसे ये स्वैप करते हैं एक दूसरे को। जब यहाँ पे स्वैप का कॉन्सेप्ट आता है कि यूजर स्पेस को ही यूज किया जाएगा। ये फर्स्ट है, फर्स्ट वाला जो स्वैप आउट है इसे हम क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट चल रहा है, ये हो गया हमारा स्वैप आउट, मतलब ये बाहर जा रहा है प्रोसेस। अब उसके बाद स्वैप इन होगा। स्वैप इन होगा तो हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, ये इन हो रहा है, जिसे यहाँ पे दूसरी स्वैपिंग कही जाएगी। ये हमारा क्या होगा, स्वैप इन। ओके, तो यहाँ पर देखिए किस तरह है, कुछ समय के लिए फिजिकल मेमोरी में एक फर्स्ट प्रोसेस स्वैप आउट हो जा रहा है और दूसरा प्रोसेस जो है हमारा स्वैप इन हो रहा है, मतलब एक बाहर जा रहा है और एक अंदर रहा है। इसी तरह कंटिन्यू हमारे प्रोग्राम का या ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम हमारा वर्क करता रहता है स्वैपिंग कॉन्सेप्ट का यूज करके। मल्टीपल प्रोसेस को क्या करता है, स्वैप करके कंटिन्यू एग्जीक्यूट कराता रहता है। ठीक है, तो आज की क्लास इसी के साथ यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की खत्म होती है और फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट यूनिट भी एंड होती है। ठीक है, इसको आप केयरफुली रीड करिएगा। इसके साथ साथ है आपको क्या कहते हैं, PDF भी अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, या आप अपने कॉलेज की बुक से भी पढ़ सकते हैं। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू।